वेलकम टू केमिस्ट्री इन डिटेल, जहाँ केमिस्ट्री स्टडी करते हैं डिटेल में। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पूरे गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में हमने कितने लॉज अभी तक स्टडी किए हैं? हमारा सबसे पहले बॉयल्स लॉ स्टडी हुआ, फिर चार्ल्स लॉ स्टडी हुआ, उसी लेक्चर में गे-लुसैक्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। हमने जितने भी लॉज देखे हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने देखे हैं। आज हम स्टडी करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अगर आपको सेव करना है तो कीजिए, अदरवाइज लेट इट बी। करना होगा तो कर लीजिए। क्या होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? ये समझने के लिए हमें डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है वो समझना जरूरी है। जैसे आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रही है, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस की अवस्था किस तरीके से होती है ये रिप्रेजेंट किया गया है। सॉलिड में हमें पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा कंपेयर टू दैट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन गैसियस स्टेट स्टडी कर रहे हैं, ये पॉइंट दोबारा रिपीट करने का क्या मतलब बनता है? यहां देखिए गैस के डायग्राम में और लिक्विड केस में, सॉलिड में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पर फिक्स है। ये वाला पार्टिकल यहां नहीं जा रहा है, ये वाला पार्टिकल अपनी जगह बदल के कहीं और नहीं जा रहा है। लिक्विड में पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स नहीं है, पार्टिकल इधर उधर घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनके बीच में थोड़ी सी खाली जगह है, प्लस वहां पर काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है, चीजें इधर उधर घूमेंगी। और लिक्विड्स के पार्टिकल्स देखिए, थोड़ी सी जगह खाली है लिक्विड्स के बीच में, और वही गैसेस के पार्टिकल्स में देखिए, गैसेस के पार्टिकल्स में ओवरऑल पार्टिकल्स कम है लेकिन वो इधर उधर घूम रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो मान लीजिए गैस के जितने भी पार्टिकल्स हैं, सपोज एक अमाउंट में हम गैस लेंगे, जो इस बलून में गैस भरी हुई है, समझ लीजिए ये एक बलून है, इसमें गैस भरी हुई है। तो जितने वॉल्यूम की गैस इस बलून में आ सकती है, उतने वॉल्यूम की गैस उससे छोटे कंटेनर में भी आ सकती है। सिमिलरली इतने वॉल्यूम की गैस इतने बड़े कंटेनर में भी आ सकती है। तो गैसेस पार्टिकल्स की टेंडेंसी है, टेंडेंसी मतलब फितरत, गैसेस मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी या फितरत है, जितनी जगह उन्हें मिलती है उतनी जगह पे फैल जाओ। क्या कहा मैंने? द टेंडेंसी ऑफ द गैसियस पार्टिकल टू स्प्रेड across the entire available space, this process is called as diffusion. गैस इतने वॉल्यूम में भी आ सकती है, इतने वॉल्यूम में भी आ सकती है और इतने वॉल्यूम में भी आ सकती है। तो यही होता है बेसिकली डिफ्यूजन। किसे बोलेंगे हम डिफ्यूजन? दैट गैस हैज द एबिलिटी टू स्प्रेड इन द एंटायर स्पेस अवेलेबल, उसी को हम कहेंगे डिफ्यूजन। सो व्हाट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? पहले तो प्रोसेस देखेंगे हम, डिफ्यूजन किसे कहेंगे। द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स in the entire available space.
इज कॉल्ड डिफ्यूजन। किसे कहेंगे डिफ्यूजन? गैसेस पार्टिकल्स की टेंडेंसी, फैलने की टेंडेंसी, और जितनी भी जगह अवेलेबल है उस पूरी जगह को ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी को ही, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। अब देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? अंडर सिमिलर कंडीशंस of temperature and pressure, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density। जो अभी मैंने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। रेट का मतलब होता है स्पीड, रेट ऑफ डिफ्यूजन, speed of diffusion is inversely proportional to square root of density। किसकी डेंसिटी? गैस की खुद की डेंसिटी। यह है हमारा मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, कितने स्पीड से गैस के पार्टिकल्स पूरे रूम में फैल रहे हैं। एक बलून लेंगे, उस बलून में हवा भरेंगे, हवा भरने के बाद उस बलून को रैप करने के बाद उसको अगर पिन से पॉइंट करेंगे वो बलून फूट जाएगा, तो उसकी गैस बाहर निकलेगी। कितने स्पीड से गैस के पार्टिकल्स अवेलेबल स्पेस में फैलते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट मतलब R, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, इसको पहले सेव कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। सेव करेंगे, हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो R1 मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन d1। सिमिलरली R2 इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1 बाय d2। ओके, हाँ। अब R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन d1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन d2। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस। R1 अपॉन R2 ऐसे। फिर किस तरीके से लिखेंगे इसको, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, ये पूरी टर्म ही अंडर रूट में आ जाएगी ना, ये भी अंडर रूट में, ये भी अंडर 1 अपॉन d1 अपॉन 1 अपॉन d2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाता है। आई होप आपका 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स अच्छा रहा होगा। d2 अंडर रूट ऑफ d2 अपॉन d1। ओके, ये है हमारा
एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम आज के वीडियो में स्टडी करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। बट मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस और डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या? मॉलिक्यूलर मास इज ट्वाइस द वेपर डेंसिटी वेपर डेंसिटी मतलब जो गैस पार्टिकल्स है जो इधर उधर घूम रहे, लिक्विड के जो वेपर्स है गैसियस अवस्था में, उसकी डेंसिटी। तो रिलेशन हो जाता है यहां पर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू, जहां पर अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 लिखा है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन 2। D2 इज इक्वल्स टू होता है M2 अपॉन 2, D1 इज इक्वल्स टू होता है M1 अपॉन 2 सॉरी। ये वाली वैल्यूज को हमने यहां पर रखा है। तो किस तरीके से हो जाएगा ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू M2 अपॉन M1। ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। R1 अपॉन R2 अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1, ये एक फॉर्मूला। R1 अपॉन R2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। दोनों से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पहले इसको सेव करेंगे। एक सेकंड, यहां पर R1 अपॉन R2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 लिखा है। इसका एक और मैथमेटिकल फॉर्म, ये जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है। थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या रहेगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ a gas is inversely proportional to molecular mass। कैसे वो बताता हूं, देखिए ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। अब इसको सेव कर लेंगे। हो गया? चलिए अब रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि मैंने बताया, एक बलून लेंगे, वहां से अगर गैस, वो बलून फट गया तो गैस एक्सपांड होगी, फैलेगी वहां पर डिफ्यूज होगी। तो कितने वॉल्यूम की गैस डिफ्यूज हुई और कितने समय में डिफ्यूज हुई, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, कितने वॉल्यूम की गैस डिफ्यूज हुई, अपॉन टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। ये सिमिलर है जैसा आप अपने 9th स्टैंडर्ड में वेलोसिटी निकालते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, कितने वॉल्यूम की गैस एक्सपांड हुई, फैली, और कितने समय में फैली, उसी का रेशियो मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? R इज इक्वल्स टू V बाय T। तो अगर दो गैसेस है
तो ये क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन T1, R2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये V1 अपॉन T1 क्यों, V2 अपॉन 2, दो गैसेस के केस में कैसे। इसके लिए बेहतर है पहले मैं आपको दो गैसेस के इंटरमिक्सिंग का एग्जांपल दे देता हूं, दोबारा हम उसी टॉपिक पे वापस आएंगे। आपके सामने एक डायग्राम दिख रही होगी, राइट। ऊपर एक कंटेनर है, उसको उल्टा रखा गया है, और नीचे वाला कंटेनर सीधा रखा हुआ है। ये वाला सीधा है, इसी को इसके जैसा एक दूसरा इसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है, और बीच में एक पार्टीशन है। ये हो गया पहला डायग्राम। दूसरे डायग्राम में क्या है, वैसा ही है, नीचे वाला कंटेनर, उसके ऊपर एक उल्टा कंटेनर। पहले वाली डायग्राम को देखिए, ये जो येलो ब्राउन कलर का जो दिख रहा है, ये है ब्रोमीन वेपर्स, ब्रोमीन वेपर्स, गैस अवस्था का ब्रोमीन। वैसे हमें पता है कि ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड अवस्था में रहता है। ब्रोमीन नॉन मेटल है, लिक्विड अवस्था में रहता है, लेकिन यहां पर ब्रोमीन की भाप की अवस्था का इस्तेमाल किया गया है। नीचे वाले कंटेनर में ब्रोमीन वेपर, ऊपर वाले कंटेनर में यहां पर है कलरलेस हाइड्रोजन गैस। कलरलेस हाइड्रोजन गैस, और यहां पर है ब्रोमीन के वेपर्स। यहां पर बीच में पार्टीशन है, उस पार्टीशन को हम बाहर खींच लेंगे। अब क्या होगा, ऊपर वाले कंटेनर के लिए नीचे का रास्ता खुल गया, नीचे वाले कंटेनर के लिए ऊपर वाला रास्ता खुल गया। और अभी ही मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में कि गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में ढेर सारी खाली जगह होती है। इसका मतलब ऊपर वाली गैस जो है कलरलेस, उसमें भी ढेर सारी खाली जगह है, प्लस ब्रोमीन वाली जो गैस है, ब्रोमीन जो गैस है यहां पर, उसमें भी आपस में थोड़ी सी खाली जगह है। तो ऊपर वाले हाइड्रोजन के एटम्स इसकी खाली जगह में एंटर करेंगे, और ब्रोमीन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से इसकी खाली जगह में एंटर करेंगे। क्योंकि हमें पता है गैसेस पार्टिकल्स के बीच में ढेर सारी खाली जगह होती है। द पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंटर इनटू द एम्प्टी स्पेसेस ऑफ ब्रोमीन and the particles of bromine migrate into the empty spaces which are present between the hydrogen particles. इसके पार्टिकल्स नीचे आएंगे, इसके पार्टिकल्स ऊपर चले आएंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, गैस डिफ्यूज हो रही है। हाइड्रोजन गैस ऊपर से नीचे डिफ्यूज हो रही है, ब्रोमीन गैस नीचे से ऊपर डिफ्यूज हो रही है। यहां पर डायग्राम देखिए, पहले वाले में ब्रोमीन वेपर्स यहां थोड़े नीचे हैं, फिर वो फैलना शुरू हो गए, फिर हमने पार्टीशन हटाया, फिर वो इंटरमिक्स होना शुरू हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन डिफ्यूज हो रहा है नीचे, ब्रोमीन डिफ्यूज हो रहा है ऊपर। तो कितने वॉल्यूम की हाइड्रोजन गैस नीचे डिफ्यूज हुई, कितने समय में हुई, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ब्रोमीन वेपर्स नीचे से कितने वॉल्यूम की ब्रोमीन ऊपर शिफ्ट हुई, अपॉन कितने समय में शिफ्ट हुई, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमीन। यह है R1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन T1, R2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। फिर R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, यहां पर V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2, राइट। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। लेकिन हमें पता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1, ये वाला। बेहतर है पहले आप इसको सेव कर लेंगे, फिर मुझे ये वाला पोर्शन मिटाना है। सेव कर लेंगे इसको, थोड़ा सा हो गया। चलिए इस तरीके से
R1 अपॉन R2 करेंगे तो ऐसा आएगा V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2, और R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1 होता है, ये हमें पता है, राइट। यहां पर मैं आपके लिए लिख लेता हूं, सरल हो जाएगा। R1 अपॉन R2 अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1, R1 अपॉन R2 V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2। तो ये दोनों R1 अपॉन R2 को हमने कंपेयर किया तो इस तरीके से आएगा। अब ठीक है, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए मैंने जैसे बताया कितने वॉल्यूम की गैस एक्सपांड हुई अपॉन कितने समय में एक्सपांड हुई, इसी का मतलब होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब स्पीड ऑफ डिफ्यूजन। अब अगर हम T1 इज इक्वल्स टू T2 कर दें, यहां पर T1 इज इक्वल्स टू T2 कर देंगे तो ये डेरिवेशन क्या बन जाएगा, और V1 इज इक्वल्स टू V2 कर दे इफ V1 इज इक्वल्स टू V2 एंड इफ T1 इज इक्वल्स टू T2, तो क्या होगा। ये वाला फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये हो जाएगा ना, ये हो गया एक फॉर्मूला, बिकॉज अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। यहां देखिए, हाँ, अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 इज इक्वल्स टू आता है R1 अपॉन R2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल करेंगे, व्हेन T1 इज इक्वल्स टू T2। यहां पर व्हेन V1 इज इक्वल्स टू V2 क्या हो जाएगा ये, ठीक है, T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये हो गया हमारा एक और फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला हो सकता है आपको थोड़ा सा शुरुआत में समझने में कंफ्यूजन हो, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड अभी तक हमने जितने भी लॉज देखे हैं सबसे ज्यादा फॉर्मूले और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं आपको इसमें, लेकिन जिस पैटर्न में मैंने लिखा है उसी पैटर्न में जब आप अपनी खुद की नोटबुक में लिखेंगे आपको दिक्कत नहीं होगी, दैट्स गारंटी। इसको सेव कर लेंगे। हो गया, चलिए अब दो गैसेस आपस में डिफ्यूज हो रही है। जरूरी नहीं हर बार ऐसा ही होगा, जैसे मैंने बताया कि जो ब्रोमीन ऊपर हाइड्रोजन गैस नीचे ब्रोमीन गैस, ऊपर की गैस डिफ्यूज हो रही है नीचे और नीचे की गैस डिफ्यूज हो रही है ऊपर, ऐसा जरूरी नहीं है। एक ऐसा बॉक्स ले सकते हैं, राइट, एक बॉक्स ले सकते हैं, उसमें एक साइड में एक गैस दूसरे साइड में दूसरी गैस, बीच में पार्टीशन, जैसे ही पार्टीशन हटाएंगे इधर के गैस पार्टिकल्स इधर जाएंगे, इधर के गैस पार्टिकल्स इधर जाएंगे, तो डिफ्यूजन इस प्रोसेस में भी हो सकता है। इफ टू गैसेस आर टेकन एट different pressures, जैसे मैंने बताया ये एक कंटेनर है और उसमें ब्लैक कलर का समथिंग, ये है पार्टीशन, यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल्स हैं,
अब इस गैस पे अलग प्रेशर एक्ट कर रहा है, इस गैस पे अलग प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो जिस गैस का प्रेशर ज्यादा उसका डिफ्यूजन का रेट ज्यादा। मान लीजिए इधर साइड से कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है इसके ऊपर, तो इस गैस का प्रेशर रहेगा ज्यादा, जिस गैस का प्रेशर ज्यादा उसका डिफ्यूजन का स्पीड भी ज्यादा। इफ टू गैसेस आर टेकन एट डिफरेंट प्रेशर्स, then more the pressure, more is the rate of diffusion। जितना प्रेशर ज्यादा डिफ्यूजन की स्पीड भी ज्यादा। ऐसे केस में R1 अपॉन R2 हो जाता है P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1, या फिर D2 अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। ऑब्वियस सी बात है, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर ज्यादा रखेंगे। इफ प्रेशर इज सेम but two gases have different temperatures, having different temperature। अब बताइए, जिस गैस का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। If pressure is same but two gases having different temperature, then Graham's law becomes, Graham's law equation becomes R1 upon R2 is equals to under root of T1 upon T2 multiplied by D2 upon D1। ये हो गया एक न्यूमेरिकल, ओके। और उसके बाद अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2 मल्टीप्लाइड बाय M2 अपॉन M1। जहां जहां अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 है, हम अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 रखेंगे। जितने फॉर्मूले मैंने अभी बताए हैं सब सेव करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया। चलिए अब हम देखेंगे इफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने देख लिया, अब हम लिखेंगे इफ्यूजन। इसके कोई अलग से मैथमेटिकल फॉर्मूले नहीं है, तो प्लीज डरिए मत। यहां पर देखेंगे, ये था डिफ्यूजन का केस। यहां पर देखेंगे, जैसे मैं पहले से बताते आ रहा हूं कि एक बॉक्स लेंगे, एक बॉक्स में से एक साइड एक गैस के पार्टिकल्स, दूसरे साइड एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, ओके। यहां पर ये जो बीच में पार्टीशन दिख रहा है, ये वाला पार्टीशन, अगर ये पूरा हटा दिया जाए, यहां से पूरा हटा दिया जाए, तो पूरे गैस के पार्टिकल्स एक साथ इस गैप में आ सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन ये पार्टीशन अपनी जगह से ना हिलाते हुए, अगर हम सिर्फ यहां पर एक छेद कर दे, एक पिन होल कर दे, एक छेद कर दे, तो इस छेद से होते हुए गैस के पार्टिकल्स इधर साइड निकल जाएंगे। जब पूरी जगह अवेलेबल है फैलने के लिए, तो प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन। जब छोटा सा छेद अवेलेबल है इस जगह से निकलकर इस जगह में आने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इफ्यूजन। इसे हम बोलेंगे इफ्यूजन। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में क्या अंतर है?
डिफ्यूजन, अगर ये बीच का पार्टीशन पूरा हटा दिया जाए तो गैस के इस साइड के पार्टिकल इधर साइड जाएंगे, वो हो जाएगा डिफ्यूजन। पार्टीशन को ना हटाते हुए सिर्फ यहां पर एक छेद कर देंगे, छेद से पार्टिकल्स इधर साइड निकल जाएंगे, इधर पहले गैस भरी हुई रहेगी, इधर साइड से इधर गैस के पार्टिकल्स निकल जाएंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इफ्यूजन। ओके, ठीक है, चलिए इसको सेव कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। हो गया, चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब जो न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से हार्ड लग सकते हैं। मतलब न्यूमेरिकल्स तो हार्ड नहीं रहेंगे, लेकिन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? A gas diffuses 4 times quickly as oxygen. The molecular mass of the gas is, let RO2, R1 की जगह हमने लिखा है RO2, 4 टाइम्स, ठीक है, यह है इसका रेट। RO2 इज इक्वल्स टू R1 और Rx मतलब जिस गैस का रेट पता करना है वो, सॉरी मतलब जो X गैस है जो हमको नहीं पता, ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन इतना और जो गैस है उसका है इसके 4 गुना ज्यादा, मतलब ये हो जाएगा 4R1। रेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू R1, Rx इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स R1। फिर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज, इसका हमें mx पूछा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ x गैस। ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? MO2 कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे का 16 इज इक्वल्स टू 32। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू O2, 32। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज 32। चलिए निकालेंगे। R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन अंडर रूट ऑफ M1। अब हमने R1 अपॉन R2 के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पे RO2 अपॉन Rx के फॉर्म में लिखा है, तो यहां हम लिखेंगे RO2 अपॉन Rx, MX अपॉन MO2। चलिए RO2 कितना है? R1 अपॉन Rx 4 टाइम्स R1 इज इक्वल्स टू MX हमको निकालना है अपॉन MO2 32। यहाँ पे R1 कैंसल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ MX अपॉन 32। यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, पार्टीशन कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 1 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू MX, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया हमने, 32 भी बाहर आ जाएगा। करेंगे सॉल्व, MX इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32 अपॉन 16, मतलब MX इज इक्वल्स टू 2 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्यों? मॉलिक्यूलर मास किस में निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। अब ऐसी कौन सी गैस है जिसका एटॉमिक मास यूनिट 2 आता है? तो एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन क्या बनता है? H2 मॉलिक्यूल। इस हाइड्रोजन का एक AMU, इस हाइड्रोजन का एक AMU इज इक्वल्स टू 2, मतलब ये अननोन गैस यहां पर कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। वैसे ये हमें नहीं पूछा गया है, सिर्फ मोलर मास ऑफ अननोन गैस 2 AMU। दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको सेव करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। हो गया, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर 16 एंड 22। ओके, क्या दिया इसने? डेंसिटी ऑफ
O2 is equals to 16, डेंसिटी ऑफ CO2 is equals to 22, यूनिट नहीं दिया है रिस्पेक्टिवली. इफ 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 25 सेंटीमीटर क्यूब of carbon dioxide diffuses out in 75 seconds, T of CO2. अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, हमने डेरिवेशंस में V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, D2 अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 ऐसा देखा था, लेकिन यहाँ पे D1 D2 नहीं कर सकते, जो गैसेस दिए उनके हिसाब से हम लिख रहे हैं कि और कंफ्यूजन ना आ जाए. What volume of oxygen will diffuse out in 96 सेकेंड? तो T ऑफ ऑक्सीजन दिया है what 96 सेकेंड्स. ठीक है. What volume of oxygen? VO2 पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. चलिए अब हमें पता है V1 अपॉन T1 इंटू अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1. ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा है, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. V1 अपॉन T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ D2 अपॉन D1. अब क्या करेंगे हम, जहां जहां ये 2 नंबर और 1 नंबर दिखा है इसको कैंसिल करेंगे और वहां पे रखेंगे. चलिए DCO2 कितना है 22, DCO2 अपॉन DO2, फिर V1 अपॉन T1, तो V1 यहां पर होगा V1 अपॉन V2. ठीक है, V1 एक सेकेंड यार, V1 पकड़ता हो इसको, VO2 तो TO2 आएगा, TO2 फिर TCO2 अपॉन VCO2. हाँ, तो ये हो जाएगा O2, ये हो जाएगा CO2. सही है, रखेंगे यहां पर. हमें VO2 निकालना है अपॉन TO2 दिया है 96 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय TCO2 75 सेकेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 25 इज इक्वल्स टू डेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड की 22 अपॉन O2 की कितनी है 16. करेंगे सॉल्व इसको, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाता है 25 से 25 वन जा 25, 3 जा 3 वन जा 3, 3 जा 9, 3 2 जा. और ये जो टर्म है अंडर रूट ऑफ 22/16, इस टर्म की वैल्यू आती है एक्चुअल में 1.172. पार्टीशन करेंगे, is equals to 1.172. O2 ये आता है 33.7 सेंटीमीटर क्यूब. ये जो वैल्यू है 1.172, ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है, कैलसी से मैंने सॉल्व किया था. VO2 अपॉन 32, ये 32 इधर चला जाएगा, फाइनल आंसर आएगा हमारा 37.5 आता है यार.
37.5 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 33.5 लिया, 37.5। इसको सेव कर लेंगे प्लीज। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। हो गया, चलिए सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला। फॉर 10 मिनट्स ईच at 27 degrees Celsius from two identical holes, nitrogen and an unknown gas are leaked into a common vessel of 3 liter capacity। क्या बोल रहा है? एक 3 लीटर कैपेसिटी का एक कंटेनर है जिसमें एक साइड से नाइट्रोजन और दूसरे साइड से कोई और गैस है, एंटर कर रही है। कंटेनर की कैपेसिटी 3 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 दिया है 0.4 मोल, द रिजल्टिंग प्रेशर इज 4.18 बार, प्रेशर इज इक्वल्स टू 4.18 बार में दिया हुआ है। वॉल्यूम दिया है 3 लीटर्स का, एंड एन अननोन गैस, यहां पर अननोन गैस इस साइड से एंटर कर रही है, नाइट्रोजन गैस इस साइड से एंटर कर रहा है। What is the molar mass of the unknown gas? अब मोलर मास पूछा है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल्स टू nRT। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। हमें पता है, अब यहां पर वॉल्यूम दिया गया है, एक साइड से नाइट्रोजन गैस एंटर कर रही है दूसरे साइड से। यहां हमें फॉर्मूला लगाना होगा V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, राइट। अब M2 यहां पर रखेंगे हम नाइट्रोजन गैस को और M1 रखेंगे अननोन गैस को, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं। M1 हम यहां पर रख सकते हैं, यहां पर N2 को, नाइट्रोजन गैस को, और यहां पर रख सकते हैं हम MX, ओके। लेकिन उसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना होगा। अब यहां पर वॉल्यूम दिया है इसका, ओके, और टाइम तो दिया है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में ये भी 10 मिनट्स और ये भी 10 मिनट्स, लेकिन वॉल्यूम हमें इसका दिया है। कितना, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन गैस एंटर किया, वो वॉल्यूम नहीं दिया है। इसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। PV इज इक्वल्स टू nRT, प्रेशर उन्होंने दिया हुआ है, वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 3 लीटर, ओके। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, प्रेशर की जगह 4.18 बार मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 3 लीटर मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालना है R। गैस कांस्टेंट की वैल्यू, अगर प्रेशर दिया गया है बार में, वॉल्यूम दिया गया लीटर में, हम लेंगे 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ये लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर उन्होंने दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, T इज इक्वल्स टू, मतलब T इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, 300 केल्विन। करेंगे सॉल्व। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 4.18 बार मल्टीप्लाइड बाय 3, 0.083 मल्टीप्लाइड बाय 300। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं यहां पर, n इज इक्वल्स टू, यह आता है 0.504 नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स है दोनों के, जब यहां पर एंटर करेंगे। नाइट्रोजन के दिए हुए हैं, हमने निकाले दोनों के मिलाकर। नाइट्रोजन के दिए हुए, तो अननोन गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? ये माइनस नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। फिलहाल इस फॉर्मूले को मिटाता हूं और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स गैस इज इक्वल्स टू 0.504 माइनस 0.4। क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0.104। अब वॉल्यूम में पूछा था ना, V1 अपॉन T1
अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, इस तरीके से। लेकिन एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो T1 और T2 की जगह पर हम लेंगे 10। ओके, 10 मिनट लग रहा है ना, टाइम दिया हुआ है उन्होंने। लेकिन V1 की जगह और V2 की जगह हम लेंगे यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली दिया नहीं है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से चीजों को निकालेंगे। आई होप यहां तक कि आपको क्लियर हो गया होगा। जरा ध्यान से देखिए इसको, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि हमने एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसे किया गया है। तो यहां पर रखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, यहां पर रखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NX। 10 तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ X, मोलर मास ऑफ N2। करेंगे सॉल्व, ये तो कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 0.4 अपॉन नंबर ऑफ X 0.104 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ mx, कितना आया? mx तो हमें निकालना है, अपॉन mn2। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 28। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14, दूसरे नाइट्रोजन एटम का 14, टोटल होता है 28, क्योंकि नाइट्रोजन एटम की अवस्था में नहीं मॉलिक्यूल की अवस्था में रहता है। ये हो जाएगा 28। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका निकलेगा mx इज इक्वल्स टू 414.8 मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, ये निकलता है 414.8। इसको सेव कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट है। हो गया, चलिए सेव कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल सेव करेंगे, सॉल्व करेंगे। A 4:1 molar mixture of helium and CH4 is contained in a vessel at 20 bar pressure. Due to a hole in the vessel, the gas mixture leaks out. What is the composition ratio of the mixture effusing out initially? Ratio of the mixture effusing out initially. Ratio पूछा है। पहले तो मोलर मिक्सचर का रेशियो दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितना? 4 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 गैस मिथेन 1 मोल, एंड इन अ वेसल 20। प्रेशर दिया हुआ है कितना? 20 बार। ओके। ड्यू टू अ होल इन द वेसल द गैस मिक्सचर लीक्स आउट। ठीक है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 4 मोल हीलियम 1 मोल मीथेन गैस है। यहां पर बोल रहा है कि यहां से एक लीकेज है, वहां से दोनों गैस बाहर निकलेंगे। ओके, व्हाट इज द कंपोजिशन रेशियो ऑफ द मिक्सचर इफ्यूजिंग आउट इनिशियली। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है पहले वो देखेंगे। यहां पर हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ क्या है यहां पर D2 अपॉन D तो नहीं आएगा, ये आएगा M2 अपॉन M1। अब मोलर मास हमें निकालना होगा, मोलर मास निकालना होगा V1 अपॉन V2। अब एक चीज ध्यान में रखने लायक ये है कि यहां पर टाइम सेम है, सेम टाइम में जो भी कंटेनर वहां से दोनों गैसेस बाहर निकल रही है। तो सेम टाइम जब रहता है तब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते? तब होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। ये वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना होगा। लेकिन यहां पे हमें प्रेशर नहीं पता। प्रेशर दिया हुआ है टोटल प्रेशर
उस कंटेनर का P1/P2 नहीं दिया है, और हमें पता है प्रेशर ऑफ HE अगर हमको निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ CH4, इसका भी हमको मोल फ्रैक्शन, वही सेम फॉर्मूला, टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर दिया हुआ है 20 बार, मोल फ्रैक्शन हमको निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन किस तरीके से निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ, पहले निकालते हैं HE का, कितना होगा? डिनोमिनेटर में रहेगा 1+4, ऊपर रहेगा 4। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 इज इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर रहता है सेम 1+4, ऊपर रहेगा 1, क्योंकि 1 मोल है CH4, 4 मोल है ये, तो ये हो जाएगा 4/5 मोल फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा 1/5 रखेंगे यहां पर, इज इक्वल्स टू, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कितना? HE 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 20, यहां आएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 20, 5 4 5 24 5 20, यह आएगा 16 मोल फ्रैक्शन, और यह आएगा 4। प्रेशर मिल गया हमको हीलियम का और CH4 का, वो 16 बार और 4 बार। तो अब क्या करेंगे? रखेंगे इस फॉर्मूले में, रेशियो पर पूछा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 अपॉन HE या फिर HE अपॉन CH4। R1 किसको कंसीडर करेंगे? यहां कंसीडर करते हैं R1 इज इक्वल्स टू HE, तो R HE अपॉन R CH4 इज इक्वल्स टू P1, मतलब ये हो जाएगा 16 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय M2 M2, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो प्रेशर है ये इस फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, यहां पर HE, इसको पकड़ेंगे CH4, तो ये बन जाएगा यहाँ पे CH4, और ये बन जाएगा यहाँ पर HE। CH4 का मोलर मास कितना होगा? कार्बन का 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू आएगा 16। और हीलियम का कितना रहता है? हीलियम के रहते हैं 4। क्या बात है। मोलर मास ऑफ CH4 16, मोलर मास ऑफ हीलियम 4, ये आ जाएगा 8/1। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4, ये आता है 8:1। ये है हमारा रेशियो। यहां पर हमारे न्यूमेरिकल्स 100% कंप्लीट होते हैं। 4 न्यूमेरिकल्स देखे हैं, एक इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, वो अपकमिंग वीडियोस में जब एडवांस लेवल के कुछ न्यूमेरिकल्स डालूंगा उसमें मैं इंक्लूड करने वाला हूं, उसे मैंने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। अभी तक हमने जितने भी लॉज देखे हैं गैसेस के, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा टेढ़े हैं, सीधे नहीं है, बहुत ज्यादा टेढ़े। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों के साथ में इसकी लिंक ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।